हेलो कॉम्पिटिटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ज्योग्राफी में वो है परिवहन और संचार और भारत के जो मेजर पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट्स एंड आपका माइनर पोर्ट्स हैं, उनके बारे में भी मैं आज साथ में लाया हूँ ताकि आपका क्या होगा कि परिवहन और संचार का जो भी है टॉपिक वो पूरे तरीक़ा से आपका समाप्त हो जाए, ठीक है? तो देखिए क्या है कि मतलब ये हमारा जो पढ़ाने का तरीका है कि पहले इसका भारत के भूगोल का विषय जैसे परिवहन और संचार आया, ये टॉपिक है। जैसे आपका परिवहन के बारे में बताया जाएगा कि ट्रांसपोर्ट कैसे है, तो क्या है, इसके बारे में जैसे बताया जा रहा है कि परिवहन वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से लोगों, वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन होता है। भारत में परिवहन का देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता में महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब बोल रहा है कि भारत में जो परिवहन है ना, उसका जो है कि देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता में महत्वपूर्ण योगदान है। ये तीनों को लेकर चलता है, ठीक है? इसमें भी आते हैं आपका सड़क परिवहन और आपका क्या है, सड़क परिवहन आ गया, रेल परिवहन आ गया, जल परिवहन आ गया, वायु परिवहन परिवहन आ गया, संचार, फिर उसके बाद संचार चलेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक इसका इस क्लास का पूरे तरीके से जो आपका रोड मैप जो है वो हम लोग तैयार कर चुके हैं, ठीक है? इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं और पीछे भी हम लोग इसी तरीके से पढ़ते आए हैं। और जो नए लर्नर हैं तो प्लीज़ हमारे जो चैनल है वेब्स एकेडमी वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विथ स्ट्रेटजी, उनको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 1000 का हमारा लक्ष्य है सब्सक्राइबर का कि जल्दी से जल्दी आप लोग पूरा करवाइए। और जो भी तब हम लोग जाके क्या करेंगे, डिजिटल बोर्ड पे हम लोग आएँगे, फिर बाई फेस हम लोग जल्दी से आने वाले हैं। और प्लीज़ हमारा लक्ष्य है उसको आप पूर्ति करवाएँ, ठीक है? और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है आपका बैप्स एकेडमी 24 है, ठीक है? टेलीग्राम चैनल कौन है हमारा? बैप्स एकेडमी 24 है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिया जाता है। और ये जो क्लासेस है ना, वो मेनली रूप से जो देखिए आपका किसका है, 72वीं बीपीएससी जो आने वाली है उसका है, और 14वीं जेपीएससी जो अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है? उसके लिए है, बीपीएससी एईडीओ के लिए है, और ईपीपीएससी जो आरओ और एआरओ के लिए भी है। और तथा क्या है कि जो बीपीएससी टीचर वाले जो अभी आने वाले हैं ना, लगभग उसमें 86,000 पदों का वैकेंसी आने वाला है, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। और मैं पीछे आपका पॉलिटी आपका पूर्ण तरीके से एमसीक्यू करवा चुका हूँ, और आपका हिस्ट्री चल रहा है, ठीक है? हिस्ट्री भी चल रहा है और आपका ज्योग्राफी भी चल रहा है साथ में। इसी तरीके से मैं हिस्ट्री को भी लेके चल रहा हूँ, ठीक है? तो ये क्लास मेनली रूप से इस तरीके से रोड मैप है। और पहले हम लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यू करते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्लास चलता है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं बिना कुछ देर किए हुए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा पहला जो रहेगा आपका परिवहन रहेगा, ठीक है? परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, जो मैं आपको बताया कि परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से क्या होगा, मान लिया जाए कि ये माध्यम है, मान लिया जाए कि इसको ट्रांसपोर्ट मान लिया है, ठीक है? लोग यहाँ पे आदमी बैठा दिए, ठीक है? यहाँ पे वस्तु है, ठीक है? यहाँ पे सर्विस है, तो इसको क्या है, सेवाओं को एक स्थान, इसको यहाँ ले जाना है, इसके लिए ये माध्यम बना, तो ये क्या कहलाएगा, परिवहन कहलाएगा, ठीक है? ओके। भारत में परिवहन का जो है देश की आर्थिक और सामाजिक संस्कृति एकता में महत्वपूर्ण योगदान है। और पहला जो हमारा रहेगा परिवहन में, सड़क परिवहन, ठीक है? तो सड़क सड़क जो है, रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग थोड़ा-सा पढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में पूरे डिटेल में हम जानेंगे, लेकिन पहले ब्रीफ में नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद फिर डिटेल इसका मैं लाया हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पढ़ा के आपको चला जाऊँगा, ठीक है? भारत में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला परिवहन साधन जो गाँव, कस्बों और शहरों को जोड़ता है, ठीक है? राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे जिसको बोला जाता है, प्रमुख शहरों और राज्यों को जोड़ता है, ठीक है? राष्ट्रीय र जो राज्य राजमार्ग जो होता है, स्टेट हाईवे, राज्य के भीतर प्रमुख नगरों को जोड़ता है। तो ये आप याद रखिएगा, जो नेशनल हाईवे रहता है वो शहरों और राज्यों को जोड़ता है आपस में, और जो राज्य स्टेट हाईवे रहता है, राज्य के भीतर प्रमुख नगरों को जोड़ता है। प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है, ग्रामीण क्षेत्रों के जोड़ने के हेतु ही ये आपका योजना चलाया गया था, ठीक है? जो अभी भी चल रहा है, ठीक है? ओके। रेल परिवहन जो है हमारा दूसरा जो है रेल परिवहन, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क
जो क्या माना जाता है आपका रेल ही है। लंबी दूरी एवं भारी सामान के लिए उपयुक्त होता है रेल परिवहन। और भारतीय रेल एशिया का, ये पॉइंट आप स्टार मार्किंग कर लीजिएगा, आपका भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का प्रमुख रेल नेटवर्क है। और आपका क्या है, औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के विकास में भी ये सहायक है। कौन? आपका रेल परिवहन। ठीक है। अगला है जल परिवहन। जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन साधन होता है। ये दो प्रकार का होता है। एक तो आंतरिक जल मार्ग होता है, जैसे नदियों से, नहरों से, गंगा ब्रह्मपुत्र में इस तरीके से चलता है। और समुद्री परिवहन, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य माध्यम यही होता है। कौन सा? आपका समुद्री परिवहन। इसमें प्रमुख बंदरगाह होते हैं। तो बंदरगाह के बारे में आपको मेजर और माइनर जो पोर्ट हैं इंडिया के, वो मैं लाया हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, 1000 हम लोग का सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरा करवाइए यार। और इतना मेहनत करते हैं तो प्लीज़ आप लोग द हिंदू का भी क्लास किया कीजिए। उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि मतलब मेरे लिए नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग जेपीएससी वाले भी बच्चे और जो भी बीपीएससी वाले भी बच्चे हैं, तो प्लीज़ आप लोग उसका भी क्लास किया कीजिए। मेंस में आपको यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि इसी तरीके से फॉर्मेट आपको बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है? अब जो है आपका कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है और हाई हो भी चुका है। आप देख रहे होंगे धीरे-धीरे जो है यूपी पीसीएस जो अपना जो रंगत जो बदल लिया है, आपका बिल्कुल यूपीएससी का ही रंगत पे ये ले आया है। क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसलिए ला रहा है, ठीक है? तो जो व्याप्स एकेडमी है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग जो वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी है, चैनल यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई-बहनों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और 1000 जो भी सब्सक्राइबर हमारे होंगे, हम लोग जब जल्द ही आप ऐप लॉन्च करने वाले हैं। आप लोग क्लास के जो फाउंडेशन कोर्स आएगा, उस पे आप लोग को स्टडी गिफ्ट के तौर पे दिया जाएगा, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। जल्दी से जल्दी हमारे वेब्स एकेडमी 24 जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम आईडी और इंस्टा आईडी दिया जाता है, उससे आप जुड़िए, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए प्रमुख बंदरगाह है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, ठीक है? तो ये हमारा प्रमुख बंदरगाह है। वायु परिवहन, ये सबसे तेज लेकिन महंगा है, ठीक है? तो सबसे तेज तो है वायु परिवहन, लेकिन महंगा है। दूर-दराज और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए उपयोगी है। घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। पर्यटन हो गया, व्यापार हो गया और आपात सेवाओं में सहायक ये होता है। ओके? अब यहाँ से है जो दूसरा टॉपिक जो है हमारा, जैसे परिवहन और संचार है, तो संचार का हम लोग पढ़ते हैं कम्युनिकेशन। संचार क्या किसे कहा जाता है? तो संचार वह माध्यम है जिसके द्वारा सूचना, ठीक है? उसके द्वारा क्या हो रहा था? वस्तु, सेवा और आदमी जा रहा था, लेकिन इसके द्वारा सूचना, विचार, समाचारों का आदान-प्रदान होता है, उसी को कहा जाता है संचार, ठीक है? पहला जो संचार होता है व्यक्तिगत संचार हो गया। व्यक्तिगत संचार में क्या आ गया? पत्र आ गया, टेलीफ़ोन आ गया, मोबाइल आ गया, ईमेल आ गया। आज डिजिटल संचार सबसे अधिक प्रचलित है, ठीक है? दूसरा क्या है? जनसंचार। जनसंचार में आ जाता है रेडियो, ठीक है? टेलीविज़न, समाचार पत्र, इंटरनेट, ये सब क्या आ गया? जनसंचार। तो ये आप एग्ज़ाम्पल याद रखिएगा, एग्ज़ाम्पल भी पूछे जाते हैं छोटे एग्ज़ामों में, या ये भी याद रखिएगा। नहीं तो अगर एग्ज़ाम बड़े एग्ज़ाम भी है, अगर उसका दिमाग फिरा ना, जैसे यूपीएससी अभी देख रहे हैं कितने वर्ड वर्ड शब्दों का गलत चयन किया है हिंदी में। आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी क्या इंग्लिश में भी वो अंडरटेकिंग को अंडरलिंकिंग अंडर रैंकिंग बोल दिया, अंडरटेकिंग बोल दिया। इस तरीके से वर्ड यूज़ कर रहा है। तो कहीं न कहीं क्या लेवल हो गया है वो आप खुद देख लीजिएगा। तो इस तरीके के भी सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए मुझे लाना पड़ा है, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। रेडियो, टेलीविज़न हो गया, समाचार पत्र, इंटरनेट, ये सब ये जनसंचार में आता है। पूरे देश में सूचना और जागरूकता फैलाने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है जनसंचार। थर्ड क्या हो गया? आधुनिक संचार साधन जो अभी आधुनिक है, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, उपग्रह संचार हो गया, जैसे इनसैट हो गया, जीसैट हो गया, ये सब क्या है? आपका कहीं न कहीं आधुनिक संचार साधन है, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं कि परिवहन और संचार का महत्व क्या है? तो ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करता है। दूसरा क्या हुआ? व्यापार और उद्योग का विकास करता है। थर्ड क्या हो गया? आपदा प्रबंधन में सहायता करता है। और आपका फोर्थ हो गया क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन में सुधार करवाता है, ठीक है? अब देखिए अगर चाहता तो मैं इतना ही करवा कर आपको चला जाता। लेकिन क्या है कि आपको अलग से
पढ़ाना फिर पढ़ना पड़ता है आपको, ठीक है? तो इसलिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ कि अलग से ही मैं सारा जो भी परिवहन है, जिनके टाइप्स हैं, उनके बारे में थोड़ा और डिटेलिंग मैं कर चुका हूँ, ठीक है? कर दिया हूँ आपके लिए। तो देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, सड़क परिवहन का अर्थ होता है कि सड़कों के माध्यम से यात्रियों एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना ही सड़क परिवहन कहलाता है, ठीक है? जो सड़क के माध्यम से किया जाए, इसका अर्थ हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि भारत में सड़क परिवहन का महत्व क्या है, वो हम लोग देखते हैं। देखिए, गाँव को शहरों से जोड़ता है, कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुँचाता है, उद्योगों को कच्चा माल एवं तैयार माल का परिवहन करता है, रोजगार के अवसर प्रदान करता है, आपदा एवं आपातकालीन सेवाओं में सहायक होता है। तो ये इसका महत्व है। देखिए, इस तरीके से आपको पढ़ाने का मतलब है ना कि एक बच्चा भी अगर अगर पढ़ रहा होगा, मेरा क्लास अगर ले रहा होगा क्लास, तो उसको भी समझ में आएगा। और आप ऐसा मत समझिएगा कि आप बड़े हैं तो आप ज़्यादा समझते हैं, आजकल बड़े से फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप कितने स्मार्ट हैं, कितने स्मार्ट तरीके से आप पढ़ते हैं। स्मार्ट मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ देखने में स्मार्ट है। उसका स्मार्ट नहीं होता है, वो हैंडसम होता है अगर लड़का है आप तो, और आप लड़की हैं ना तो ब्यूटीफुल होइएगा, ओके? ना कि आप स्मार्ट होइएगा, स्मार्ट का मीनिंग ही अलग होता है। पहले आपको एजुकेशन किनको-किनको पता है एजुकेशन का मतलब क्या होता है, शिक्षा किसे कहा जाता है? प्लीज़ आप इस क्लास के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं कल इसके बारे में, एजुकेशन के बारे में आपको पूरी तरीके से पहले क्लास लेने से पहले ही कल का ज्योग्राफी क्लास में आपको मैं बताऊँगा, ठीक है? लेकिन आज कमेंट में आना चाहिए, ओके? अगर कमेंट कीजिएगा तभी मैं बताऊँगा, नहीं तो नहीं बताऊँगा, ओके? अगला है जो है क्या कि भारत में सड़कों का प्रकार कैसा-कैसा सड़क है? तो देखिए, नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग देश के प्रमुख शहरों और औद्योगिक केंद्रों में एवं बंदरगाहों को जोड़ता है, ये नेशनल हाईवे। केंद्र सरकार द्वारा निर्माण एवं रख-रखाव किया जाता है। तो ये स्टार मार्किंग लगाइएगा। कुल सड़क लंबाई का कम प्रतिशत लेकिन यातायात का बड़ा भाग है। कुल सड़क लंबाई का कम प्रतिशत लेकिन क्या है, यातायात का बड़ा भाग होता है ये, ठीक है? और उदाहरण के लिए ये भी स्टार मार्किंग लगाइएगा कि एनएच 44 जो होता है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, जो सबसे लंबा राजमार्ग यानी आपका नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है? तो हाईवे है, तो ये आप ये स्टार मार्किंग करके आप इसके भी लिख लीजिएगा, ठीक है? अब दूसरा क्या है होता है कि आपका स्टेट हाईवे होता है, राज्य के प्रमुख नगरों को जोड़ता है राज्य सरकार द्वारा, तो ये भी स्टार मार्किंग लगेगा, स्टेट हाईवे राज्य सरकार द्वारा। राष्ट्रीय राजमार्गों को जिला सड़कों से ये जोड़ता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब क्या है जिला सड़कें? जिला सड़कें जो होता है डिस्ट्रिक्ट रोड, जिलों के अंदर कस्बों और बाज़ारों को जोड़ती है, ग्रामीण व्यापार और स्थानीय आवागमन में सहायता करती है। फोर्थ है जो ग्रामीण सड़कें, रूरल रोड, गाँव को नज़दीकी कस्बों से जोड़ता है, कृषि क्षेत्र के विकास में सहायक होता है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इनका विकास होता है, किनका? ग्रामीण सड़कों का, ठीक है? पाँचवा क्या है कि सीमावर्ती सड़कें, बॉर्डर रोड, दुर्गम और सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण होता है, सीमा सड़क संगठन द्वारा ये विकसित है। बीआरओ जो होता है ना, बेल्ट रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये विकसित होता है, और रक्षा और सामरिक दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भारत में सड़क के परिवहन की विशेषताएँ क्या है? तो डोर टू डोर सेवा उपलब्ध होता है, लचीलापन है इसका में, कम दूरी के लिए सबसे उपयुक्त होता है, अन्य परिवहन साधनों से जोड़ने वाला माध्यम होता है, ठीक है? मतलब समझे कि रोड से गए स्टेशन, स्टेशन से फिर ट्रेन पकड़े, ट्रेन से पकड़ के फिर एयरपोर्ट आए, एयरपोर्ट से फिर आपका कहाँ गए? विदेश चले गए, ठीक है? सड़क परिवहन के समस्याएँ कौन-कौन है? तो ये देखिए, सड़कों की खराब स्थिति है, यातायात जाम होता है, दुर्घटना की अधिक संख्या बढ़ रही है, प्रदूषण की समस्या हो रही है, संकीर्ण एवं कच्ची सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी उपलब्ध हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आइए, दूसरा जो था आपका रेल परिवहन, ठीक है? तो रेल परिवहन किसको कहा जाता है ये पहले देखिए, लोहे की पटरियों पर चलने वाली रेलगाड़ियों द्वारा यात्रियों और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना ही रेल परिवहन कहलाता है। कहीं न कहीं आपका एनसीईआरटी जो है ना, कहीं न कहीं आपका कंप्लीट होते जा रहा है इससे। ये एनसीईआरटी का ही टॉपिक मैं उठाकर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और आपको एमसीक्यू करवा रहा हूँ, बहुत आपको फ़ायदा होगा। आप जो भी लर्नर मेरे साथ बने हुए हैं ना, प्लीज़ आप लोग एक बार मेरा सारा जो क्लास है करके देखिए। आपको एग्ज़ाम में अगर यहाँ क्वेश्चन्स ना बने
तो मुझे बताना आप, ठीक है? ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ठीक है? या द हिंदू का क्लास से जो आपका करंट ना बना तब मुझे आप बताना, ठीक है? इसमें भारत में रेल परिवहन का महत्व लंबी दूरी यात्रा करने के लिए उपयुक्त माना जाता है, भारी और थोक वस्तुओं के परिवहन में सहायक होता है, कृषि, उद्योग और व्यापार के विकास में योगदान होता है इसका, रोजगार का ये बहुत बड़ा साधन है, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देता है। गांधी जी द्वारा जो गांधी जी थे हमारे राष्ट्रपिता द्वारा उन्होंने कहा था कि लोगों को एक बार ट्रेन से सफर करना चाहिए, वो भी पूरे भारत का भ्रमण करना चाहिए। पूरे भारत का भ्रमण अगर कर आपको भारत के बारे में जानना है तो पूरे भारत को भ्रमण आप यानी यात्रा आप ट्रेन से कीजिए, ठीक है? तो ये गांधी जी द्वारा कहा गया था और गांधी जी खुद आपका साउथ अफ्रीका और इंडिया में भी आपको मतलब क्या है कि आपका भ्रमण रेल द्वारा यात्रा किए, तभी वो जाकर इंडिया को जान पाए थे, ठीक है? भारत को जान पाए थे और उसी में बोला गया है कि राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक संपर्क को भी ये बढ़ावा देता है रेल, ठीक है? भारत में रेल मार्गों के प्रकार कौन-कौन से हैं? तो देखिए, पहला होता है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज मतलब होता है पटरियों की चौड़ाई जो होता है 1.676 मीटर तक होता है, जो सबसे अधिक उपयोग में होता है, जो अभी यही है, ठीक है? तेज गति और भारी भार के लिए उपयुक्त होता है। अब यही चलता है। आपको ये लेकिन ये थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा, 1 मीटर गेज होता है जो चौड़ाई 1 मीटर होगा। अब अधिकांश जो है मार्ग ब्रॉड गेज में परिवर्तित हो गया। नैरो गेज भी होता था, जो आपका 0.62 मीटर या आपका 0.610 मीटर तक पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र में उपयोग अभी भी इसको किया जाता है आपको गेज का, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। ब्रॉड गेज, नैरो गेज, ठीक है? तो ये सब याद रखिएगा। भारत में रेल परिवहन की विशेषताएँ क्या हैं? तो ऊर्जा की बचत होती है, कम लागत में लंबी दूरी परिवहन होता है, सुरक्षित और नियमित सेवा होता है, अन्य परिवहन साधनों से बेहतर समन्वय है। अब इसका भारत में रेल परिवहन का भौगोलिक वितरण देखिए, तो उत्तरी मैदानों में रेल मार्गों का घना-जान है, ठीक है? उत्तरी मैदान जो है, गंगा मैदानी जो है, आपको उत्तरी मैदान जिसको बोला जाता है, वो रेल मार्गों का घना जाल है। पहाड़ी, मरुस्थलीय, पठारी क्षेत्रों में विरल नेटवर्क है, ठीक है? अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अधिक इसका विकास हो गया है और रेल परिवहन के समस्या भी हैं, जैसे आपका पुरानी पटरियाँ हो गया, इंजन हो गया, दुर्घटनाएँ ज़्यादा होती हैं, भीड़-भाड़ ज़्यादा हो जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण कठिन है, रख-रखाव की उच्च लागत इनकी क्या है चुनौतियाँ हैं, ठीक है? रेलवे के विकास हेतु सरकारी प्रयास जो किए गए हैं, विद्युतीकरण किए गए हैं, ठीक है? आपका हाई स्पीड ट्रेन जैसे वंदे भारत चलाए गए हैं, मेट्रो और सेमी हाई स्पीड रेल चलाए जा रहे हैं। देखिए, आज ही आप लोग पढ़े होंगे आरआरटीएस, ठीक है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये बताइएगा? केरला द्वारा एक प्रस्तावित है, तो ये आप अगर द हिंदू पढ़े होंगे तो आरआरटीएस केरला क्या है? तो ये आप बताइएगा, ठीक है? समर्पित माल ढुलाई गलियारे आपका क्या है आपका डेडिकेटेड फ्रंटियर कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, स्टेशन का पुनर्विकास योजना चलाए जा रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे है आपके लिए दूसरा जो आ गया अगला जल परिवहन। तो जल परिवहन का अर्थ क्या होता है कि जल मार्गों द्वारा वस्तुओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना जल परिवहन कहलाता है, ठीक है? तो जिस माध्यम से ले जाएगा वही माध्यम उसका कहलाएगा, ठीक है? जल परिवहन का महत्व क्या है? तो पहला महत्व जो रखता है कि भारी और थोक वस्तुओं के लिए उपयुक्त होता है, लंबी दूरी पर कम लागत लगता है और सबसे बड़ा है जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख साधन है, तो इसको आप स्टार मार्किंग लगा के रखिएगा क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे प्रमुख साधन है। आज से नहीं एनिसेंट से, ठीक है? एनिसेंट से मतलब पुराने प्राचीन काल से ही है, ठीक है? ईंधन की बचत होते हैं और पर्यावरण के अनुकूल होता है। बंदरगाहों एवं तटीय क्षेत्रों का विकास होता है, ठीक है? जल परिवहन के प्रकार जो देखते हैं टाइप्स ऑफ आपका वाटर ट्रांसपोर्ट, तो ये आंतरिक जल परिवहन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं जैसे नदियों हो गए, नहरों हो गए, झीलों के माध्यम से होने वाले परिवहन जो हो गया। आपका प्रमुख नदियाँ कौन-कौन सा है जिसमें चलता है? तो ये देखिए गंगा में, ब्रह्मपुत्र में, गोदावरी में, कृष्णा में, ठीक है? तो
राष्ट्रीय जल मार्ग में है, जिस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, आपका नेशनल हाईवे है, वैसे ही आपका नेशनल वाटरवेज है, ठीक है? तो नेशनल वाटरवेज फर्स्ट जो होगा, वो गंगा नदी में है, ठीक है? जो कहाँ से प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, नेशनल वन जो सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है, और आपका NW2 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो ब्रह्मपुत्रा नदी में है, और राष्ट्रीय जलमार्ग थर्ड जो है केरल की नहरें होती है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद क्या है, समुद्री जल परिवहन, ओशियन सी ट्रांसपोर्ट। तो समुद्रों के माध्यम से होने वाले परिवहन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ होती है। जैसे इसमें क्या होता है, तटीय परिवहन होता है, ठीक है? देश के भीतर समुद्र तट के साथ, और कम लागत में भारी माल का परिवहन होता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिवहन परिवहन है। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार इसी से होता है, बड़े जहाज़ों द्वारा परिवहन इसको किया जाता है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो है क्या बोला जा रहा है कि भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन-कौन है? तो ये भी आप याद रखिएगा। मेजर पोर्ट मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, कोचीन, कांडला, ठीक है? और इसमें माइनर पोर्ट जो आ जाएगा, आपका अलंग आ जाएगा, मुर्मुगाओ आ जाएगा, पारादीप आ जाएगा। तो ये सब क्या है, माइनर पोर्ट्स हैं, ठीक है? जल परिवहन की विशेषताएँ क्या-क्या है? तो कम लागत, ऊर्जा की बचत, भारी माल के लिए उपयुक्त, पर्यावरण अनुकूल। इसकी समस्या थोड़ा-सा देखिए क्या है, नदियों में जब गाद जम जाता है ना, तो उस समय इसका परिवहन कहीं न कहीं स्थगित हो जाता है। मौसमी निर्भरता इस पर ज़्यादा रहता है। धीमी गति ये चलता है, धीमी गति से चलता है, सीमित अवसंरचना है, बंदरगाहों में भी ज़्यादा भीड़ लग जाता है, ठीक है? अब वायु परिवहन का अर्थ क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। आकाश के आकाश मार्ग के द्वारा विमान से लोगों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना वायु परिवहन कहलाता है, ठीक है? तो ये आप लोग समझ गए कि क्या होता है आपका वायु परिवहन का अर्थ। तो वायु परिवहन का महत्व हम लोग पहले देखते हैं। तो पहला महत्व, सबसे तेज परिवहन साधन है। दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुँच इसकी है, ठीक है? समय की बचत होती है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ावा ये देती है। पर्यटन और व्यापार और रक्षा में सहायक है। आपातकालीन सेवा जैसे चिकित्सा हो गया, राहत में उपयोगी होता है। अब वायु परिवहन का है प्रकार, जो टाइप्स जो होते हैं, प्रकार जो देखते हैं, वो कौन-कौन से हैं, तो वो हम चलते हैं। जैसे आपका घरेलू परिवहन हो गया, ठीक है? देश के भीतर शहरों को जोड़ता है ये। और प्रमुख घरेलू एयरलाइंस जैसे आपका इंडिगो हो गया, एयर इंडिया हो गया, विस्तारा हो गया, ये सब प्रमुख घरेलू एयरलाइंस है। व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है क्या, आपका अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। तो इसमें देशों के बीच संपर्क लाता है, विदेश व्यापार और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होते हैं इससे। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन-कौन है, तो ये हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं। दिल्ली का आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई हवाई अड्डा हो गया, बेंगलुरु हवाई अड्डा हो गया, ठीक है? भारत में हवाई अड्डों के प्रकार भी होते हैं, ठीक है? एक तो अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, दूसरे घरेलू होते हैं, थर्ड आपका सैन्य होते हैं, और फोर्थ आपका ग्रीनफील्ड आपका हवाई अड्डे होते हैं। तो इतने प्रकार के आपके हवाई अड्डे हैं। और क्या है, वायु परिवहन की विशेषताएं कौन-कौन तो है, तो उच्च गति है, इसका उच्च सुरक्षा है, आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, सीमित भौगोलिक बाधाएं भी होती है। वायु परिवहन की समस्याएं क्या है कि अत्यधिक खर्चीला होता है, देखिए कॉस्ट इसका ज़्यादा होता है, ठीक है? सीमित वहन क्षमता होता है, मौसम पर निर्भरता रहता है इसका, प्रदूषण और शोर भी ये करता है, ठीक है? तो ये भी यहाँ चुनौती है। अब संचार के बारे में हम लोग आते हैं, तो पहला जो हमारा संचार था, व्यक्तिगत संचार था। तो उस व्यक्तिगत संचार के बारे में हम लोग थोड़ा-सा डिटेल में जानते हैं। तो जब 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सीधे संपर्क के माध्यम से सूचना का आदान-प्रदान हो, तो उसे व्यक्तिगत संचार कहा जाता है। इसके व्यक्तिगत संचार के साधन कौन-कौन से हैं? तो पहला साधन है पारंपरिक साधन, जैसे हो गया डाक, देखिए पत्र देख के, ठीक है? लेटर भेज के, पोस्ट कार्ड द्वारा, तार द्वारा यानी टेलीग्राम से। तो ये आपका पहला पारंपरिक साधन हो गया। दूसरा क्या है, आधुनिक साधन, जो अभी टेलीफ़ोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, वीडियो कॉल, व्हाट्सएप, मैसेजिंग ऐप, इसके द्वारा संचार किया जा रहा है, ठीक है? व्यक्तिगत संचार की विशेषताएँ, संदेश गोपनीय होता है, सीमित व्यक्तियों के बीच रहता है, त्वरित प्रतिक्रियाएँ संभव हैं, भावनाओं और विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति इसमें दर्शाई जाती है, ठीक है? व्यक्तिगत संचार का महत्व है कि पारिवारिक और सामाजिक संबंध मजबूत करता है,
व्यापारिक लेन-देन में सहायक होता है, शिक्षा और प्रशासन में उपयोगी होता है। आपातकालीन स्थितियों में अत्यंत ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्तिगत संचार की सीमाएँ बड़े जनसमूह तक नहीं पहुँच पाता है, तकनीक पर निर्भरता रहता है, नेटवर्क या तकनीकी समस्या भी आती है, ठीक है? अब दूसरा क्या है हमारा जनसंचार, ठीक है? जनसंचार क्या होता है? तो वो हम लोग देखते हैं, सॉरी। तो जनसंचार किसे कहा जाता है? जब किसी माध्यम द्वारा एक व्यक्ति या संस्था की सूचना अनेक लोगों तक एक साथ पहुँचाई जाए, तो उसे जनसंचार मतलब कोई भी सूचना हो तो एक साथ लोगों तक पहुँचा दिया जाए, ठीक है? जनसंचार के मुख्य प्रमुख माध्यम जो होता है, मुद्रित माध्यम यानी आपका प्रिंट मीडिया, ठीक है? जैसे आपका न्यूज़, जो हम लोग न्यूज़ डेली पढ़ते हैं, वो कहीं न कहीं जनसंचार है, ठीक है? पत्रिकाएँ, ठीक है? आप पत्रिकाएँ पढ़ते हैं, पुस्तिकाएँ पढ़ते हैं, तो ये सब मुद्रित माध्यम है यानी प्रिंटेड मीडिया है, ठीक है? इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, ठीक है? जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, ये आपका आपका क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। और डिजिटल माध्यम जो हो गया आपका इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, न्यूज़ पोर्टल हो गया, ये सब क्या है डिजिटल माध्यम है। तो माध्यमों का प्रकार भी आपको समझना चाहिए। मैं ऐसे ही आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको डिजिटल में पूछ दिया और वहाँ पे आपको डाल दिया कि आपका क्या डाल दिया, आपका रेडियो डाल दिया, ठीक है? आपका टेलीविज़न डाल दिया, तो आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होइएगा टीवी में, ठीक है? रेडियो में तो नहीं कन्फ्यूज़ होइएगा, लेकिन आप आजकल जो देख रहे हैं ना, वो डिजिटल टीवी को भी डिजिटल ही माना जा रहा है, लेकिन वो डिजिटल टीवी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स है वो, ये आप याद रखिएगा। ऐसे ही छोटी-छोटी आप गलतियाँ करके आप अपने एग्ज़ाम को बहुत बेकार बना लेते हैं, ठीक है? तो मेरा इसीलिए ये लाने का पर्पस ही है, ठीक है? जनसंचार की विशेषताएँ क्या हुआ? व्यापक जनसमूह तक पहुँच होगा, सूचना का तेज़ प्रसार होगा, शिक्षा और मनोरंजन दोनों का साधन है, जनमत निर्माण में सहायक होता है, ठीक है? जनसंचार का महत्व जो है आपका लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, सामाजिक जागरूकता फैलाता है, सरकारी योजनाओं को जानकारी देता है, आपदा और आपदा स्थितियों में सूचना प्रसार कराता है, ठीक है? सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता है। इनकी जनसंचार की कुछ सीमाएँ हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे संदेश में विकृति की संभावना है, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया का अभाव होता है, गलत सूचना या जो जैसे फेक न्यूज़ का खतरा और तकनीकी निर्भरता इस पर रहती है, ठीक है? अगला जो है आधुनिक साधनों का संचार साधनों का अर्थ क्या हुआ? तो विज्ञान और तकनीक पर आधारित वो साधन जिनसे कम समय में अधिक लोगों तक सूचना पहुँचाई जाए, उन्हें ही आपका मॉडर्न कम्युनिकेशन आपका साधन कहा जाता है, ठीक है? तो ये आप याद रखिए प्रमुख आधुनिक संचार साधन कौन-सा है? तो पहला तो हो गया मोबाइल फ़ोन जिसके द्वारा कॉल, संदेश, वीडियो कॉल, इंटरनेट और ऐप्स की सुविधा है। सबसे अधिक प्रचलित संचार जो साधन है, आपका मोबाइल फ़ोन ही है। दूसरा क्या है? आपका इंटरनेट, ईमेल हो गया, वेबसाइट हो गया, ऑनलाइन शिक्षा हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, सोशल नेटवर्किंग, ये आपका दूसरा हो गया, आपका इंटरनेट हो गया। थर्ड आपका कौन-सा हो गया? सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, एक्स जिसको अभी एक्स एक्स हैंडल कहा था। सूचना का सबसे तेज़ प्रसार और जनसंपर्क का माध्यम अभी बना हुआ है, ठीक है? और आपका चौथा जो हो गया आपका ईमेल हो गया, ठीक है? आधिकारिक और औपचारिक संचार होता है, दस्तावेज़ भेजने में उपयोगी होता है। और पाँचवाँ जो हो गया उपग्रह उपग्रह संचार इनसैट हो गया, जीसैट जैसे भारतीय उपग्रह दूर-दराज क्षेत्रों तक ये संपर्क को बढ़ाता है और टीवी प्रसारण, मौसमी जानकारी और रक्षा भी ये करता है, ठीक है? टेलीविज़न और डिजिटल रेडियो जैसे समाचार, शिक्षा, मनोरंजन, लाइव प्रसारण की सुविधाएँ, ये सब क्या है टेलीविज़न और डिजिटल रेडियो का उदाहरण है, ठीक है? आधुनिक संचार साधनों की विशेषता क्या है? तो अत्यंत ये तेज़ है, वैश्विक पहुँच है, कम लागत है, मल्टीमीडिया जैसे टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो ये करवाता है। आधुनिक संचार संसाधनों का महत्व देखिए तो इससे क्या हुआ आधुनिक में तो शिक्षा और ई-लर्निंग आ रहा है, व्यापार उद्योग हो रहा है, प्रशासन ई-गवर्नेंस हो रहा है, आपदा प्रबंधन किया जा रहा है, सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव किए जा रहे हैं। आधुनिक संचार साधनों की सीमाएँ भी देख लेते हैं हम लोग, तो जैसे साइबर अपराध हो रहा है, गोपनीयता की समस्या बढ़ रहा है, फेक न्यूज़ की समस्या बढ़ रहा है, इंटरनेट निर्भरता बढ़ रही है, तो ये कहीं न कहीं इसकी सीमाएँ हैं, ठीक है? अब यहाँ से जो हम लोग चलेंगे, इतना हम लोग कर लिए, जो हम लोग थ्योरी किए, अब इसका जो है क्या है कि एमसीक्यू चलते हैं, तो ठीक है? एमसीक्यू तो बने रहिए, आप लोग जो भी यहाँ यहाँ तक पहुँचे हैं लर्नर, तो प्लीज़ आप लोग पूरे आप एमसीक्यू लगा के ही जाइएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मतलब बीच में आप चले गए, सिर्फ़ पढ़े और बीच में चले गए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं, पहला जो हमारा
आज का क्वेश्चंस कह रहा है, क्या कह रहा है आपका, ये हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि भारत में सर्वाधिक माल ढुलाई किस परिवहन माध्यम के द्वारा की जाती है? एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है आप लोग को, 1000 सब्सक्राइबर का हम लोग का एक छोटा-सा टारगेट है। प्लीज़ आप लोग जो भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं, पहली बार आए हैं या जो पुराने भी हैं, जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए और लाइक ज़रूर से ज़रूर किया कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए, ठीक है? आप 1000 जो भी पहले सब्सक्राइबर रहेंगे, हमारे ऐप पे उनको आपका वेब्स अकेडमी की तरफ से स्टडी गिफ्ट के तौर पे गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है? तो ये आप याद रखिए। क्या बोल रहा है कि भारत में सर्वाधिक माल ढुलाई किस परिवहन परिवहन के माध्यम से द्वारा होता है? तो रेल परिवहन के माध्यम से, ठीक है? तो भारत में हुआ, ठीक है? रेल परिवहन भारी थोक वस्तुओं को जैसे कोयला हो गया, आपका लोहा हो गया, ठीक है? सीमेंट हो गया, अनाज हो गया, के लिए सबसे उपयोग है। सड़क में जैसे सड़क जो है कम दूरी के लिए, ठीक है? जल जो है सीमित क्षेत्र के लिए है, ठीक है? सीमित क्षेत्रों के लिए ही किया जाता है और वायु तो बहुत महँगा होता है। तो ये सबसे अच्छा जो है आपका रेल परिवहन होता है, ठीक है? और आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन-सा राष्ट्रीय जलमार्ग गंगा नदी पर स्थित है? तो हमारा नेशनल वाटरवेज़ 1 जो आपका कहाँ तक जाता है? प्रयागराज से आपका हल्दिया तक जाती है, ठीक है? हल्दिया तक ये जाती है, ठीक है? गंगा नदी में, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा और N2 जो है आपका ब्रह्मपुत्रा पे है, तो ये आप याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पे और थर्ड जो है आपका केरल की नहरों पर है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, ओके? अगले प्रश्न में चलते हैं कि भारत में सड़क परिवहन को डोर टू डोर सेवा क्यों कहा जाता है? तो इसके लिए भारत में इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपका सीधा स्रोत से गंतव्य तक ये पहुँचाता है सड़क पर परिवहन। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, ठीक है? सड़क परिवहन सीधे घर से आपका खेत, खेत से फैक्ट्री, फैक्ट्री से आपका फिर आपका कहीं और भी जाना होता है वो मतलब अगर विदेश जाना है तो आपको एयरपोर्ट जाना है तो एयरपोर्ट पे पहुँचाता है, ठीक है? तो ये मतलब सीधा ये पहुँचाता है, ठीक है? अगला प्रश्न जो है आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन-सा क्षेत्र भारत में रेल नेटवर्क की दृष्टि से सबसे सघन है? तो ये कौन-सा है आपका उत्तरी मैदान, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? कौन-सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? उत्तरी मैदान में कारण है इसका क्योंकि समतल यहाँ भूमि है, ठीक है? समतल भूमि है, घनी जनसंख्या है, मतलब बहुत ज़्यादा आबादी है, ठीक है? और कृषि एवं उद्योग यहाँ ज़्यादा होता है, ठीक है? तो इस तरीके से आपका इसलिए ये कारण होता है कि यहाँ पे नेटवर्क की दृष्टि से सबसे सघन है आपका उत्तरी मैदान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार का माध्यम क्या है? तो ये आपका है जो अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मतलब विदेशी यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये हमारा समुद्री जल परिवहन द्वारा होता है। लगभग 95% जो होता है ना आपका विदेशी व्यापार जो होता है वो इसी माध्यम से होता है, समुद्री मार्ग से ही होता है। क्योंकि ये सस्ता और भारी माल के लिए उपयुक्त होता है। सस्ता और भारी माल के लिए ये उपयुक्त होता है कौन? आपका समुद्री जल परिवहन, ठीक है? उड़ान योजना जो है का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उड़ान योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना आपका ऑप्शन नंबर सी क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाना। क्या कहा गया है कि उड़ान का मतलब ही होता है उड़ान जो देखिए यहाँ पे मैं आपके लिए ये स्कीम नहीं ला पाया। उड़े, उड़े देश का ए से होता है आम और एन से होता है नागरिक, ठीक है? तो यानी क्या कहा जा रहा है? उड़े देश का आम नागरिक इसका फुल फॉर्म ही होता है मतलब जो इसका फुल फॉर्म हो गया उड़ान का उड़े देश के आम नागरिक यानी क्षेत्रीय हवाइयों का संपर्क बढ़ाना इसका है। उद्देश्य क्या है आपका? छोटे शहरों से आपका छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ना होता है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है? ये आप याद रखिएगा, ओके? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन-सा संचार का व्यक्तिगत का साधन है? तो कौन-सा साधन है आपका? टेलीफ़ोन, ठीक है? व्यक्तिगत संचार का देखिए आपको एग्ज़ाम्पल पूछ लिया तो यहाँ पे टेलीफ़ोन होगा। व्यक्तिगत जो आपका संचार होता है, जो व्यक्तिगत संचार होता है, वो सीमित व्यक्ति निजी संदेश
के लिए होता है, ठीक है? तो ये आपका टेलीविज़न से आपका सीमित व्यक्ति के ही टेलीफ़ोन सॉरी आपका ये ऑप्शन नंबर डी होगा टेलीफ़ोन, ठीक है? टेलीफ़ोन जो है आपका सीमित व्यक्ति के लिए होता है, निजी संदेश के लिए होता है, ठीक है? निजी संदेश के लिए होता है, तो ये टेलीफ़ोन के द्वारा ही और जनसंचार जो हो जाएगा ना आपका जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, आपका अखबार हो गया, ये सब आ जाएगा आपका किसमें जनसंचार में, तो ये जनसंचार का उदाहरण है, ठीक है? और ये जो टेलीफ़ोन है आपका व्यक्तिगत साधन है, ओके? तो ये आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं कि जनसंचार का सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है? तो ये क्या होता है ना जनमत निर्माण करवाता है, ठीक है? जनमत निर्माण मतलब क्या कहा जाता है? लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में जनता की जो सोच है जनता की जो सोच है और उसकी जो राय है, उसको मतलब सोच और विचार को ये प्रभावित करता है, यानी जनमत निर्माण करवाता है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा जनसंचार द्वारा, ठीक है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन-सा आधुनिक संचार साधन का उदाहरण नहीं है? तो वो कौन-सा नहीं है? तो ये हमारा पत्र हो जाएगा, ठीक है? पत्र जो है आपका पारंपरिक साधन में आता है, ठीक है? पारंपरिक साधन में आता है, लेकिन जबकि जो है आपका इंटरनेट उपग्रह मोबाइल फ़ोन जो आ गया आपका, ये आपका टेक्नोलॉजी यानी तकनीक आधारित है, ये आधुनिक साधन में आ गया, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं? आप जब पढ़ के तो देखिए आपको ज़रूर ही इससे क्वेश्चंस आएँगे। सीमा सड़क संगठन जो बीआरओ है, आपका बोर्ड आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइज़ेशन जो है उसका का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आप लोग थोड़ा-सा देखिए। तो इसका जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण करना, ठीक है? सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करना होता है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। अगला जो है हमारा क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि वायु परिवहन की सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो इसमें हो है ना आपको उच्च लागत लगता है, ठीक है? देखिए तेज़ी तो है, तेज़ी जल्दी से पहुँच सकते हैं, लेकिन महँगा बहुत है। इसलिए आम जनता के लिए जो उड़ान चलाया गया है ना, वो आम जनता के लिए ही चलाया गया है। तो ये कहीं न कहीं लागत कम करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। बाकी देखिए क्या होता है, अभी तो इंडिगो एक बार देखे थे कि किस तरीके से हालत बना दिया था लोगों को। आप लोग को पता ही होगा अगर डेली आप पढ़ते होंगे न्यूज़ तो, अगर नहीं जो पढ़ते हैं तो प्लीज़ हमारा द हिंदू का क्लास आप डेली कीजिए, आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त होते रहेंगी, ठीक है? ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ आपको, ठीक है? निम्नलिखित में कौन-सा आधुनिक संचार का वैश्विक प्रभाव दर्शाता है? तो ये आपका आधुनिक संचार का वैश्विक जो प्रभाव दर्शाता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने क्या है सूचना को वैश्विक स्तर पर तुरंत पहुँचाने यानी इसमें क्रांति ला देता है। कोई भी देखते होंगे वायरल जो होता है या आपका जैसे किसी भी, ठीक है? मुझे आजकल रील्स वाले लोग ज़्यादा ही दिखाई देते हैं, तो रील्स वाले ज़्यादा लोग दिखाई देते हैं, तो उन्हीं का मैं आपका बात कर रहा हूँ। एक वायरल बहुत ज़्यादा हो रखा था कुछ दिनों पहले, क्रिश क्रिश का गाना सुनिएगा, ये जो है ना, ये देखते हैं कितना क्रांति ला दिया ये सोशल मीडिया, ठीक है? तो ये सोशल मीडिया का कमाल है भैया, किसी को भी कहीं से भी कहीं है आपको उठा के आप ले जा सकता है और बैठा सकता है, ठीक है? अभी देखिए आपका सोशल मीडिया के कारण ही आपका वेनेजुएला में आपका वहाँ के जो राष्ट्रपति को पकड़ के ट्रम्प ले गया, तभी पता चला ना सोशल मीडिया के तो द्वारा ही ना। तो इस तरीके से पता चलता है यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हो रहा है, कौन-सा उसमें वो हथियार कहाँ पे गिरा रहा है, तो ये सोशल मीडिया का ही कमाल है जो आपको पता चल जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में सड़क घनत्व सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये सड़क जो क्षेत्र है आपका उत्तरी मैदान में पाया जाएगा, ठीक है? कारण मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ समतल भू आकृति है और घनी जनसंख्या है, ठीक है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि क्या है कि निम्नलिखित में कौन-सा कारण भारत में जल परिवहन की सीमित विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन-सा है आपका नहीं है? तो ये आपका उच्च लागत, ठीक है? उच्च लागत जो है जल परिवहन सबसे सस्ता साधन होता है, ठीक है? सबसे सस्ता साधन होता है और शेष सभी जो है आपका कारणों का जो कारण हो रहा है, ये कहीं न कहीं इसको सीमित विकास इसको कर रहा है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है? अगला जो है निम्नलिखित में कौन-सा बंदरगाह ज्वारीय नहीं है? कौन-सा टाइडल पोर्ट नहीं है? तो ये आपका चेन्नई जो है आपका ज्वारीय बंदरगाह नहीं है। कोलकाता जो है
हुगली नदी पे है, ये आप याद रखिएगा, हुगली नदी पे, ठीक है। कांडला जो है आपका ज्वारीय खाड़ी में है, ज्वारीय खाड़ी में है, तो ये आप याद रखिएगा। और मुंबई वाला जो है आपका प्राकृतिक ज्वारीय पर है, ठीक है, प्राकृतिक ज्वारीय पे है। लेकिन जो ये चेन्नई वाला जो पोर्ट है आपका कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है, यानी मतलब आपका नॉन टाइडल है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय रेल के संदर्भ में ब्रॉड गेज का प्रमुख लाभ क्या है? तो देखिए क्या होता है प्रमुख लाभ, अधिक गति और भारी भार लेकर ये चल सकता है, ठीक है, ये इसीलिए इसका ब्रॉड गेज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सागरमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? देखिए मैं सागरमाला योजना आपको कल ला दूंगा और एक आपका बीआरओ लाऊंगा, ठीक है, तो ये जो भी मिल रहा है ये टॉपिक मैं जरूर लाऊंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको छोड़ दूंगा। तो सागरमाला का जो है बंदरगाह आधारित विकास करना, ठीक है, इसमें पोर्ट डेवलपमेंट, पोर्ट लेड डेवलपमेंट का बात कहा गया है, जिससे क्या होगा कि समुद्री व्यापार और तटीय आर्थिक जो क्षेत्र है लॉजिस्टिक, उसको कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है उसको कम किया जाए, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा जनसंचार माध्यम नहीं है? तो जनसंचार माध्यम जो हमारा फोन नहीं है, रेडियो है आपका, टेलीविजन है आपका, समाचार पत्र है आपका। देखिए मोबाइल कॉल जो होता है ना ये आपका कहीं ना कहीं सीमित है, ठीक है, सीमित हो जाता है ये, ठीक है, तो ये व्यक्तिगत संचार माध्यम है, जन संचार माध्यम नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। इससे आपका क्या हो रहा है ना कि एक समझ विकसित हो रहा है, ठीक है। आपको जन संचार किसको बोलेंगे, व्यक्तिगत संचार किसको बोलेंगे, आधुनिक संचार किसको बोलेंगे, तो ये आपकी समझ को विकसित कर रहा है। पढ़ाई का मतलब ही होता है, पढ़ाई का मतलब क्या होता है, पढ़ना क्यों जरूरी है? पढ़ना इसलिए जरूरी थोड़ी है कि आप जॉब कीजिए, जॉब करने से क्या, जॉब आप कब कीजिएगा, जॉब क्यों किया जाता है, काम क्यों किया जाता है, किसी काम को पूरा करने के लिए, है ना। अगर कोई समस्या है तो समस्या का समाधान करने के लिए ही ना, जो आप कहीं पे आप इसका काम ही कीजिएगा ना। तो क्या है, अगर ऑफिस में गए, ठीक है, ऑफिस में आप मान लिया जाए कि कल होके आप ऑफिसर बन गए, तो किसी का समस्या का ही समाधान आप करोगे ना। तो ये जो पढ़ा जाता है ना, समस्याओं का समाधान के लिए ही पढ़ा जाता है। ये आपका पढ़ाई का मतलब ये होता है, जिस दिन आप समझ जाइएगा कि पढ़ाई का मतलब समस्याओं का समाधान होता है, तो ये आप जरूर पढ़ने लगिएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। भारत में परिवहन परिवहन के तीव्र विकास का प्रमुख कारण क्या है? तो ये आप बताइए, भारत में आपका क्या है? तो ये आपका क्या है, समय की बचत, ठीक है, समय की बचत। वायु परिवहन महंगा है लेकिन सबसे तेज है, इसलिए व्यापार और आपात सेवाओं में ये लोकप्रिय बनता है, ये आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक संचार का प्रशासनिक उपयोग नहीं है? तो ये हमारा पारंपरिक पत्रचार का उपयोग नहीं किया जाता, बाकी सारे लोग का उपयोग किया जाता है। देखिए क्या है अगले प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा परिवहन साधन पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक अनुकूल है? तो ये आपका जल परिवहन है, ठीक है। जल परिवहन में क्या होता है कि ईंधन जो होता है, ईंधन का खपत जो होता है कम होता है, ठीक है, कम होता है। और इसके कारण कार्बन का जो CO2 का उत्सर्जन जो होता है वो कहीं ना कहीं न्यूनतम रहता है, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, अगले पे चलते हैं। जन संचार माध्यम लोकतंत्र में किस भूमिका के लिए जाना जाता है? तो ये किस भूमिका के लिए जाना जाता है? जनमत निर्माण के लिए, ठीक है। ओके, तो ये आप कहीं ना कहीं इसको जनसंचार को चौथा स्तंभ भी माना जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी माना जाता है, तो ये आप ये ध्यान दीजिएगा, याद रखने योग्य बातें हैं। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है आपका क्या है, भारत में प्रमुख बंदरगाह, जो मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स यानी लघु बंदरगाह के बारे में हम लोग जानते हैं। तो क्या है ये हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। भारत में देखिए आपको फिर से मेजर और माइनर पोर्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं सारा डिटेल में करवा दे रहा हूँ, ताकि आपको कहीं से भी देखिए पोर्ट वगैरह में एक सवाल आपका रहेगा ही रहेगा, और मैं इसको पढ़ा के आपको MCQ भी करवा रहा हूँ, तो आपको और पढ़ने की जरूरत ही क्या है। आप इतने से ही जो अलग भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे ना, ऐसा नहीं है कि मैं MCQ बना दिया तो वही आएगा, वो कैसे आएगा भाई। आयोग के पास हमारे से अच्छे अच्छे वहां पे बैठे हुए ना, मैं क्या हूँ उनके सामने, मैं तो कुछ नहीं हूँ। मैं अगर रहता तो वहां नहीं रहता। लेकिन एक चीज और है कि अगर मैं वहां नहीं हूं तो उनसे ज्यादा बेटर हूं, ये ऐसा मैं खुद को तो कह सकता हूं ना, क्योंकि मेरे पास सीमाओं का बंधन नहीं है, उनके पास सीमाओं का बंधन है, ठीक है।
तो ये आप याद रखिएगा। मेरे पास तो पढ़ाने का क्या बंधन है, कुछ भी पढ़ा सकता हूँ मैं आपको, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, भारत में समुद्री जो परिवहन देश के विदेश व्यापार की रीढ़ मानी जाती है। भारत में समुद्री परिवहन देश के विदेश व्यापार की रीढ़ मानी जाती है। समुद्र तट के आधार पर बंदरगाहों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला आपका मेजर पोर्ट और दूसरा माइनर पोर्ट, यानी लघु और प्रमुख, ठीक है। यानी प्रमुख बंदरगाह और आपका लघु बंदरगाह। तो हम लोग मेजर पोर्ट पे चलते हैं, प्रमुख बंदरगाह पे चलते हैं। तो इसको किसको कहा जाता है, ये बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन होता है। तो ये पहला पॉइंट, स्टार मार्किंग। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रमुख ये भूमिका निभाते हैं, ठीक है। कौन, आपका मेजर पोर्ट्स। भारत में कुल 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। तो ये तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं। कितने प्रमुख बंदरगाह हैं, यानी मेजर पोर्ट जो है हमारे इंडिया में, आपका कितने हैं मेजर पोर्ट, तो ये आपका 12 है, ठीक है। 12 पोर्ट है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसका जो हम लोग थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं, कौन कौन है आपका। तो देखिए, पश्चिमी तट के बारे में अगर पूछेगा, मैं इसको इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करके लाया हूं ना आपका, कि आपको कहीं से कुछ नहीं छूटे, ठीक है। तो पश्चिम तट के प्रमुख बंदरगाह जो अरब सागर में है, वो कांडला, दीनदयाल पोर्ट, गुजरात वाले, ठीक है। तो पश्चिम तट के प्रमुख बंदरगाह जो अरब सागर की ओर हैं, ठीक है। जैसे आपको देख लीजिए, ये अरेबियन सी हो गया, ठीक है, अरेबियन सी हो गया। और ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, ये अरेबियन सी हो गया। तो इधर जो हो गया आपका गुजरात का, आपका हो गया मुंबई हो गया, आपका मुर्मू गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया। तो इधर का पोर्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ए साइड का पोर्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो गुजरात में कौन सा है, कांडला, जिसको दीनदयाल अभी पोर्ट नाम दिया गया है। मुंबई, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जेएनपीटी महाराष्ट्र में। मुर्मुगांव मुर्मू मुर्मू मुर्मुगांव यानी गोवा में है। न्यू मंगलूर कर्नाटक में है। कोचीन केरल में है। तो ये आपका कितने हो गए, आपका 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 जो है आपका आपका पश्चिम साइड में है। कौन कौन, कांडला पहला, दीनदयाल जिसको बोला जाता है, मुंबई दूसरा हो गया, आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपका थर्ड हो गया। फोर्थ आपका मुर्मुगांव हो गया। और फिफ्थ आपका न्यू मंगलोर जो कर्नाटक में है। और सिक्स जो हो गया कोचीन केरल में है। तो ये मैं आपको इसलिए इतना जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि सवाल यहीं से बनेगा आपका, ठीक है। दूसरा है पूर्वी तट। अब यहाँ पे पूर्वी तट यानी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी, पहला तो हो गया कोलकाता जो हल्दिया, कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल, ठीक है। एकमात्र नदी बंदरगाह जो है आपका यहाँ पे है। और दूसरा आपका पारादीप उड़ीसा में, ठीक है। थर्ड आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। फोर्थ आपका चेन्नई आपका तमिलनाडु में। और फिफ्थ आपका एन्नोर, ठीक है, काम राजार पोर्ट, ठीक है, जिसको बोल रहा है राजार पोर्ट, जिसको नाम दिया गया है तमिलनाडु में। फिर सिक्स जो हो गया तुतुकुड़ी बीओ चिदम्बरनार पोर्ट, जिसको नाम दिया जाता है वो तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब इसके कुछ थोड़े से फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। क्या फैक्ट है कि सबसे बड़ा जो बंदरगाह है माल यातायात के लिए, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। एकमात्र नदी बंदरगाह कलकत्ता का जो हल्दिया पोर्ट है। और प्राकृतिक बंदर हल्दिया तक जाती है। आपका प्राकृतिक बंदरगाह जो है मुंबई का है, विशाखापट्टनम, मुंबई और विशाखापट्टनम में। और कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई और एन्नोर में है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ माइनर पोर्ट जो हम लोग देखते हैं, वो तो था मेजर पोर्ट के बारे में। ये बंदरगाह राज्य सरकार के अधीन होते हैं, तो ये स्टार मार्किंग रखिएगा। इनकी संख्या 200 से अधिक है, ठीक है। और ये तटीय व्यापार, मछली पालन और क्षेत्रीय विकास में सहायक होते हैं। तो 200 प्लस से याद रखिएगा। देखिए, राज्यवार उदाहरण जो है थोड़ा बहुत बता देता हूँ। गुजरात में है, गुजरात में जो है लघु है, मुंद्रा हो गया, पिपापा हो गया, ओखा हो गया, पोरबंदर हो गया, ये सब गुजरात में है। महाराष्ट्र में है आपका रत्नागिरी हो गया, जयगढ़ हो गया, धागोल हो गया, ये सब आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। उड़ीसा में भी है, ठीक है, उड़ीसा में भी है। उड़ीसा में कौन सा है, गोपालपुर हो गया, धामरा हो गया। आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम हो गया, गंगवारम हो गया। तमिलनाडु में कडलूर हो गया, नागपट्टिनम हो गया। तो ये सब आपका लघु पोर्ट है, ठीक है। केरल में बेयपोर हो गया, अजीकोड हो गया, ये सब आपका
माइनर पोर्ट है, ठीक है। अब मेजर और माइनर में थोड़ा-सा अंतर देख लेते हैं हम लोग। तो आधार क्या है और इसका मेजर माइनर पोर्ट का, तो आधार नियंत्रण के लिए तो मेजर पोर्ट को केंद्र सरकार और माइनर पोर्ट को राज्य सरकार द्वारा, व्यापार अंतर्राष्ट्रीय होता है मेजर पोर्ट पे और माइनर पोर्ट पे आपका तटीय और क्षेत्रीय व्यापार होता है। निवेश निवेश यहाँ पे मेजर पोर्ट पे अधिक किया जाता है और माइनर पोर्ट पर मेजर पोर्ट के अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक है। संख्या जो है आपका मेजर पोर्ट का 12 और माइनर पोर्ट का 200 प्लस। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, तो ये आप ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारा क्वेश्चन आज का स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन जो है इसका, तो भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं, तो ये हमारा 12 है, ठीक है, 12 है, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी थोड़ा सा करते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन आपको मैं पहले पूरे डिटेल से कर दिया हूँ। इनमें कौन सा भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है, तो ये हमारा कलकत्ता वाला है, ठीक है, जो हुगली नदी पे है, ठीक है, हुगली नदी पे है, हुगली नदी पे, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी सभी जो है सी पोर्ट है, नदी पोर्ट कोई नहीं है, ठीक है। यही एकमात्र जो है कलकत्ता वाला है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, ये आप स्टार मार्किंग करके लिख सकते हैं, आपका जेएनपीटी, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो आपका क्या है, आपका सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह माना जाता है। और ये कहाँ है आपका, तो महाराष्ट्र में है, एमएच लिख दे रहा हूँ। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट माना जाता है इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, तो नेचुरल आपका मुंबई वाले हैं, ठीक है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई और विशाखापट्टनम में आपका प्राकृतिक बंदरगाह मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मेजर पोर्ट पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, तो आप लोग बताइएगा कौन सा है। देखिए मुर्मू गोवा जो है आपका कहाँ है, आपका गोवा में है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से हो गया, पश्चिमी तट पे। पारादीप भी आपका आपका कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। चेन्नई आपका तमिलनाडु में, आपका तमिलनाडु, तो ये आपका बन जाता है आपका बंगाल का खाड़ी। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ये सब जो है आपका पूर्वी तट पे है। बाकी जो मुर्मू गोवा जो है आपका गोवा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एनोर बंदरगाह या काम राजार पोर्ट जो होता है, काम राजार पोर्ट जो होता है किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका कहाँ है, आपका ये आपका कहाँ है, तो ये बताइए, आप बताइए कौन सा है, तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। एनोर आपका बंदरगाह तमिलनाडु में है, ओके। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा माइनर पोर्ट है, तो ये माइनर पोर्ट जो होगा ना आपका कौन सा है, तो मुंद्रा हो जाएगा, ठीक है, मुंद्रा, ठीक है। आपका मुंद्रा ये कहाँ है, आपका गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। और ये कोचिन कांडला जो चेन्नई है, ये आपका 12 जो मेजर पोर्ट है उनमें आता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक माइनर पोर्ट है, तो इस तरीके से भी आप याद रखिएगा। गुजरात में सबसे ज्यादा है, ठीक है। सबसे लंबा समुद्री तट और सबसे अधिक इसीलिए माना जाता है, ठीक है, वहां पे होता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि मेजर पोर्ट केंद्र सरकार के अधीन रहता है, सही है। दूसरा, माइनर पोर्ट्स राज्य सरकार के अधीन रहता है, ये भी सही है। सभी मेजर पोर्ट्स प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमारा, क्योंकि यहाँ पे चेन्नई हो गया आपका एन्नोर कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य आपका बंदरगाह आधारित विकास करना है, तो ये आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह लौह अयस्क के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के जो है आपका मुर्मू गोवा है, ठीक है, मुर्मू गोवा है। ये आपका आयरन ओर एक्सपोर्ट के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आप याद रखिएगा, गोवा का ये बंदरगाह है, ठीक है। भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार का संचालन किस प्रकार के बंदरगाहों से होता है, तो ये मेजर पोर्ट से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और 1000 का लक्ष्य है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़ाइए और प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और जो हम आपके सामने जो क्वेश्चंस रखते हैं उसका आंसर जो मैं आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, ज़रूर आप बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।